हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और आज हम लेकर के आए हैं बच्चों क्लास 10th का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। तो आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या शुरू करेंगे बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, आज उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे, उसकी सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। तो चलते हैं बच्चों। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर हम एक ग्लास लें कांच का, और उस कांच के ग्लास में अगर हम उसे हाफ ग्लास वाटर से फिल कर लेते हैं और हम कोई पेंसिल अगर उस ग्लास में डालते हैं, तो जब आप साइड से देखेंगे तो वो पेंसिल आपको तिरछी नजर आती है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे पेंसिल क्या हो गई है, तिरछी हो गई है। या फिर अगर आप देखेंगे कि उसी कांच के ग्लास में अगर आप एक नींबू डालते हैं, तो बाहर से देखने पर अगर आप ग्लास के साइड से देखेंगे तो आपको नींबू का आकार बड़ा दिखाई देगा। आपको लगेगा कि जैसे नींबू क्या है, नींबू का आकार बढ़ गया है। ठीक है। दूसरा आप ये देखें, अगर उसी ग्लास में आप एक सिक्का डालते हैं, क्या डालते हैं, एक कोई कॉइन अगर आप डालते हैं, तो वो कॉइन आपको लगता है कि जैसे कॉइन ऊपर की तरफ आ गया है ना। तो ये जितने भी फिनोमिना हैं, ये सारे के सारे फिनोमिना इंडिकेट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। एक और एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे घर में रूम के अंदर अगर कोई एक वेंटिलेशन लगा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए बच्चों क्या करते थे पहले, छोटे छोटे ऐसे मतलब विंडो टाइप, एक छोटी सी विंडो जिसको ग्रामीण भाषा में हम कहते थे रोशनदान। क्या कहते थे? रोशनदान कहते थे। आजकल तो देखने के लिए बहुत कम मिलता है, लेकिन पुराने घरों में अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको लगे हुए मिलेंगे। तो अगर कमरे में थोड़ा अंधकार है, बाहर से जब वहां से लाइट आती है, अगर हल्का हल्का डार्कनेस रूम में है, तो आप देखेंगे कि वो लाइट उस कॉर्नर से थोड़ा ऐसे मुड़ती हुई हमको नजर आती है, उस जंगला से या रोशनदान से जो लाइट आती है। तो वो लाइट कहीं जो तिरछा आना है, यही क्या है बच्चों? रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन में अगर आप ये चीजें देखते हैं, अगर हम यहां बात करते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्या है, तो प्यारे बच्चों, जब कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, then it deviates its original path. ray of light क्या है? जब एक मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जो उसका एक्चुअल पाथ है, जो एक्चुअल ट्रैक है उसका, उस एक्चुअल ट्रैक से बच्चों वो क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। और ये जो फिनोमिना है, डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट, इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे समझ सकते हैं बच्चों आप इसको? मान के चलो ये कोई मीडियम है, फॉर एग्जांपल ये नीचे का मीडियम अलग है बच्चों, ऊपर का अलग है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ये माने कि अपसाइड का मीडियम हम लेकर के चल रहे हैं कि रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है? रेयर। और ये अगर हम लेकर के चले डेंसर, ये मीडियम क्या है हमारा? डेंसर है। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट, हमने यहां क्या किया, ये एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हुई सरफेस पर। अब ये जो फर्स्ट मीडियम है,
रे ऑफ लाइट इस फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहां अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंस रे, ठीक है जी, ये इंसिडेंस रे है, ये नॉर्मल है। तो ये जो रे है बच्चों आपकी, ये अपने इस ट्रैक पे, ये है इसका ओरिजिनल ट्रैक, ये इसका ओरिजिनल ट्रैक है, लेकिन ये इस ओरिजिनल ट्रैक पे ना जाकर के ये बेंड हो जाती है, अपने एक्चुअल ट्रैक से, एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, ये इस नॉर्मल के टुवर्ड्स में मूव कर जाएगी। यहां पे दो कंडीशंस बच्चों पॉसिबल हो सकती हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है, या तो ये रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर फोर अवे ऑफ नॉर्मल। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करती है, रेयर से कहां आती है प्यारे बच्चों, डेंसर में, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो नॉर्मल की तरफ होगा। और अगर ऐसा हो कि आपकी जो रे है, ये हमारा नॉर्मल, अब ये जो रे ऑफ लाइट है हमारी, ऊपर अगर आपका मीडियम है डेंसर, ठीक है, ये मीडियम क्या है, डेंसर है, और यहां है ये आपका रेयर, ठीक है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट डेविएट्स फोर अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर चली जाएगी, फोर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रीजन वही यहां पे, ये भी इंसिडेंस रे, ये आपका नॉर्मल रहेगा, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे रहेगी, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन कि व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इट्स टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट्स फोर अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी। अब हमें ये पता है कि नॉर्मल के साथ जो रे आपका एंगल बनाता है वो क्या है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इसको तो हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर। तो ये है बच्चों हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पे आपको एक चीज यहां लग रहा होगा कि रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। रेयर और डेंसर को आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि रेयर मीडियम में जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के वो दूर दूर होंगे, डेंसर में वो मॉलिक्यूल्स आपके पास पास होंगे। या बिल्कुल अगर हम सिंपल वर्डों में बात करें तो ये है कि रेयर मीडियम थोड़ा आपका हल्का होगा और डेंसर आपका थोड़ा हैवी। जैसे अगर हम देखें एयर और ग्लास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर होंगे कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास। तो हमारा ये जो एयर है ये आ गया हमारा कौन से मीडियम में आएगा, रेयर में, और ग्लास जो आएगा बच्चों हमारा वो आएगा डेंसर में। तो एयर ग्लास के कंपेयर में क्या है, रेयर है, और ग्लास एयर के कंपेयर में डेंसर है। ठीक है, तो यही आपका
रेयर और डेंसर से यही आपका ये मतलब है। तो यहां अगर आप देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप बिल्कुल सिंपली बोल सकते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट enters from one medium to another medium, then it's deviated from its actual path is known as refraction of light। जैसे बच्चों आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भी लॉज हैं, तो यहां भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या हैं, लॉज हैं। ठीक है, वो लॉज क्या है अगर हम देखें, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यहां पे लॉज क्या है, फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ही तरह, कि यहां पे आपका इंसिडेंस जो आपके इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे आप बोल सकते हैं। दूसरा आपका नॉर्मल, या अगर हम कहें रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। क्या होगा कि आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है, आपकी इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट में लाई करते हैं, यानी कि सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो ये लॉ आपका बिल्कुल सेम है रिफ्लेक्शन की तरह, बस वहां पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे आती है और यहां पर रिफ्रैक्टेड रे आती है। सेकंड जो इसका लॉ है, वो लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हम आगे बात करेंगे कि ये कांस्टेंट ही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1n2 से या फिर n21 से। ये आपका सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो आगे हम सीखेंगे। तो फिलहाल आप ये इसको बोल सकते हैं सेकंड लॉ को, कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट, और दिस इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, स्नेल्स लॉ के नाम से। क्लियर? तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपका नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, कुछ बुकों में बच्चों इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है
या तो आप इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो या इसको n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या है? रेशो है। किसका रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं c से, और मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम ये ले ले v, तो n इक्वल टू क्या होगा? c अपॉन v। क्या होगा प्यारे बच्चों? c अपॉन v। अब यहां पर होता क्या है, इसी के साथ साथ हम एक चीज और सीखना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिलेटिव वर्ड में क्या आता है बच्चों? ये आपका किन्हीं दो मीडियम के बीच में हम इसको लेते हैं कि अगर हमारे पास एक मीडियम है वैक्यूम और दूसरा कोई मीडियम है, तो वहां तो हम सिंपली बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन अगर दोनों ही मीडियम है, अगर हमारी रे ऑफ लाइट किसी वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाए, मान के चलो जैसे वाटर से ग्लास में जाए या ग्लास से वाटर में एंटर करे, तो उस कंडीशन में फिर हम यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जब आपकी रे ऑफ लाइट एंटर करे किसी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में, अब अगर हम ये लेकर के चलें कि इस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और इस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, तो यहां पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मीडियम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में मीडियम सेकंड का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1n2 या फिर n21 से, 1n2 या फिर n21 से, और ये इक्वल होगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, यानी कि v1 अपॉन v2। अब बच्चों अगर इसको हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे अगर मैं c से क्या करूं, डिवाइड करूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाई बाई c अपॉन c। ठीक है, तो ये जो अपॉन वाली c है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस टाइप से कि c अपॉन v1 इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि c अपॉन v1 अगर डिवाइड करें दोनों में इसमें, तो c अपॉन v1 और c अपॉन v2। इसको आप कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब अगर इस मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर आप ये निकालना चाहते हैं, अगर हम यहां पे इस v से अगर यहां क्या काम करते हैं, अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, c अपॉन मतलब n के टॉपिक में अगर इसको लेकर के आएंगे तो v1 अपॉन v2 आपका इक्वल हो जाएगा n2 अपॉन n1 के। इसके इक्वल हो जाएगा n2 अपॉन n1 के। कैसे होगा? अगर इस चीज को हम देखें कि n2 अपॉन n1 कैसे होगा, तो क्योंकि
इसे बनाने के लिए आप इसे ऐसे समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई N2/N1 तो तब आ सकता था अगर आप इसे रखें C/V2 और C/V1। ठीक है, तो हो सकता है ये आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसे हटा लें और मैं आपसे जो अभी हम पहले कर रहे थे कि अगर अपनी तरफ से हम यहां प्यारे बच्चों C से मल्टीप्लाई कर दूं और C से डिवाइड कर दूं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C/V2 और C/V1, क्योंकि अपॉन का V1 है, V1 कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा। तो C/V2 को तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N2 लिख सकते हो ना? बिल्कुल। तो आप इसे क्या लिख दोगे? N2, और इसको क्या लिख सकते हो? N1। यानी कि अगर आप देखें कि N21 आपका क्या निकल करके आ गया है? N21 आ गया है आपका N2/N1। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, फिर तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया N2/N1 किसके इक्वल होगा? V1/V2 के। इसके ऊपर बच्चों काफी न्यूमेरिकल आप यहां सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी इन दोनों का रेशो। अब हम निकालेंगे कि अगर हम स्पीड मीडियम 1 में V1 लेके चलते हैं, मीडियम 2 में V2 लेकर के चलते हैं, तो V1/V2। अब अगर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऊपर भी C से मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी मल्टीप्लाई किया है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं C/V2 अपॉन C/V1। तो C/V2 तो आपका N2 हो गया, C/V1 आपका N1 हो गया। कहां से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो। समझेंगे कैसे? ही 1 और 2 का चक्कर क्या है कि आप ये मान करके चलो कि सपोज ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कि कोई रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास में एंटर करती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? एयर टू ग्लास, यानी कि ANG। क्या होगा? ANG, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास के लिए क्या आ जाएगा? ANG, या फिर आप इसको NGA भी लिख सकते हो। तो ये क्या आएगा निकल करके? NGA आपका आ जाएगा NG, ANG को आप क्या लिखोगे? NG/NA। ये आ गया जी आपका निकल करके, अगर NG आप देखते हैं। ऐसी ही अगर आप ये कहें कि व्हेन ए रे एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो GNW, इसको आप क्या लिख सकते हो? NWG लिख सकते हो। तो ये क्या आएगा आपका? NW/NG। इस टाइप से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने हैं। अब कई बार बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हम इनको कैसे अगर निकाल करके लाएं। अगर आप एक चीज देखें, हम यहां पे अगर ये लेकर के चलें कि हमारे पास ये तीनों मीडियम को अगर हम ऐसे समझ के चलें कि इनमें रिलेशन क्या बनेगा, अगर इनका हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, तो अगर कोई रे है वो एयर से कहां आती है? ग्लास में, और ग्लास से कहां जाती है? वाटर में। तो इन तीनों के बीच में अगर आप रिलेशन देखते हैं कि रे कहां गई? एयर से ग्लास, और ग्लास से कहां? वाटर। तो ये साइक्लिक प्रोसेस थोड़ा होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एयर, ग्लास और आपका ये वाटर। तो यहां पे इनका जो अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इन तीनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी? 1 के इक्वल होती है। कैसे? आप इसे थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि NGA, एयर टू ग्लास, ठीक है, कहां? एयर टू ग्लास, NGA मल्टीप्लाई ग्लास टू वाटर, तो WG, ग्लास टू वाटर। आगे फिर
वाटर टू एयर, तो तीनों की मल्टीप्लाई क्या होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी। अब हमें ये पता है कि अगर मीडियम हम चेंज करते हैं, यानी कि अगर कोई रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखते हैं n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, लिखते हैं ना। अगर ये उल्टा हो जाए कि वो 2 से 1 में आए, तो ये हो जाता है 1 अपॉन n21, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यही चीज अगर हम यहां पे देखें, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर NGA NWG और NAW, ये है आपका। अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ANG मल्टीप्लाई GNW मल्टीप्लाई WNA इज इक्वल टू 1। अब अगर हम इसको क्या करना चाहें, हमें यहां पे वैल्यू निकालना है किसका, GNW की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करें, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं कि ANG मल्टीप्लाई बाई, अगर मैं ये ग्लास के रेस्पेक्ट में किसका है, वाटर का है, अगर वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन WNG, और ये हो जाएगा अगर एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो ये हो जाएगा आपका ANW। तो हमें अगर वैल्यू निकालनी है किसकी, WNG की, तो WNG को आप उधर ले जाइए, तो आप इसे लिख सकते हो कि ANG अपॉन ये आ गया आपका ANW, और ये उधर जाएगा तो WNG। तो ये फॉर्मूला बच्चों हम कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी कि अगर आपको ANG पता हो, ANG नॉन हो, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, और आपसे ये कहे कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो विद रेस्पेक्ट टू वाटर, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर आप क्या काम करोगे, डायरेक्ट अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं कि भाई WNG इक्वल होगा ANG अपॉन ANW। इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने देखा है बच्चों की बोर्ड एग्जाम में MCQ में ये बन करके आ जाता है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके रेस्पेक्ट में क्या है, और वही वो कंफ्यूज होकर के अपना न्यूमेरिकल्स गलत कर देते हैं। तो आपको ये साइक्लिक अपनी ये कंडीशंस याद रखनी होगी। अगर आप ये साइक्लिक प्रोसेस से ऐसे चलेंगे तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, कि अगर हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है तो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, कि किसी ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। हम यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, और रिफ्रैक्शन में भी अगर हम देखें कि रिफ्रैक्शन हमें कराना है किससे, एक ग्लास स्लैब से, तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब से हमें रिफ्रैक्शन देखना है। क्या देखना है प्यारे बच्चों, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखना है। तो इसके लिए हम ये लेके चलते हैं कि ये अगर हम ये माने कि कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये कोई ग्लास स्लैब है,
और इस ग्लास स्लैब से हमको देखना है कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। अब अगर आप देखें तो एक ग्लास स्लैब आपको यहाँ 3 मीडियम मिलेंगे। मान के चलो अगर ऊपर एयर है, एयर से क्या हुआ ग्लास, और ग्लास से फिर वापस क्या आया एयर। तो अगर हम ये देखते हैं कि यहां पर एक रे इंसिडेंस हमने कराई, ये जी ये रे आई। अब यहां पे नॉर्मल, अब हम ये लेकर के चल रहे हैं कि नॉर्मल हमने माना n1, कि नॉर्मल क्या है बच्चों n1, और यहां पे ये रिफ्रैक्टेड इंसिडेंस रे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लेकर के चल रहे हैं आई। क्या लिया बच्चों आई। अब क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जारी है तो इसका क्या होगा, ये नॉर्मल के टुवार्ड्स में थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम ले लेते हैं R1। क्या लिया बच्चों R1। अब वापिस अगर आप ये सेकंड सरफेस देखते हैं ग्लास स्लैब का, अब यहां पे फिर से अगर आप एक नॉर्मल देखें, इसको हम ले लेते हैं नॉर्मल N2। तो ये रिफ्रैक्शन, ये जो आपका एंगल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से बच्चों आप देखेंगे ये भी क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, क्योंकि जब ये एंगल R1 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा R1 होगा। कौन से लॉ से, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है। अब बाहर इसका, क्योंकि अब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो क्या होगा नॉर्मल से क्या होगी, ये 4 अवे जाएगी आपकी, ये आ गया जी। अब यहां दूसरे सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन एंगल आता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस ई। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ इमरजेंस ई। अगर अब हम ये लेकर के चलें कि अगर ये रे बिल्कुल सीधा ट्रैक पे आए, डेविएट ना होती, अगर आप ये देखें कि ये रे अगर डेविएट ना होती, तो आप ये देखेंगे कि ये रे आपके जो इमर्जेंट रे है, कौन सी रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये क्या हो गई पैरेलल हो गई किसके, ये थी वो इंसिडेंस रे। तो इसी को हम निकाल करके लेके आना है। कैसे हम इसे करेंगे, अगर इसे थोड़ा सा, अब अगर हम इसमें अगर हम ये देखते हैं कि भाई ये हमारा जो फर्स्ट सरफेस है, अगर हम ये लेकर के चलें कि ये पॉइंट हमने ले लिया P, ये हमने ले लिया Q, ये पॉइंट हमने ले लिया R, ठीक है, पॉइंट क्या ले लिया R, और इसको मान लिया पॉइंट S। ये जो स्लैब है ग्लास स्लैब, उसको ये A, B, C और ये D, ये ग्लास स्लैब हमने ले लिया ABCD, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बात करूं यहां पे रिफ्रैक्शन का लॉ, अगर हम सरफेस AB के लिए बात करते हैं तो फॉर सरफेस A, अगर यहां सरफेस AB की बात की जाए और सरफेस AB के लिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाया जाए तो क्या होगा बच्चों, अगर हम यहां पे ये वाला लगाते हैं, अब हम ये लेकर के चले कि जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया N1, इस ग्लास का लिया N2 और इसका नीचे वाले का क्या हो गया N1, क्योंकि ये मीडियम तो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये एयर ही लेकर के चल रहे हैं तो ये ग्लास आ गया, ठीक है, वापिस फिर से क्या आ गया, ये एयर है, समझ रहे हैं ना आप। तो यहां पे अगर आप रिफ्रैक्शन अप्लाई करते हैं फॉर सरफेस AB, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका यहाँ पे Q, तो यहां के लिए साइन I साइन I अपॉन साइन R1, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू क्या होगा N2 1, या फिर आप इसे लिख सकते हो N2 अपॉन N1। क्लियर, इसको अगर हम क्या लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अब आप देखिए
दूसरी जो सरफेस है आपकी, अगर हम डीसी की बात करें, आप इसे डीसी मान लें या फिर अगर आप सी उधर लें, डी उधर लें, तो ये क्या हो जाएगा, सीडी हो जाएगा। ठीक है, तो फोर सरफेस डीसी, अगर सरफेस डीसी की बात करते हैं तो क्या आएगा, साइन R1, क्योंकि इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, R1 होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन E क्या होगा, साइन E। इज इक्वल टू भाई साइन R1 अपॉन साइन E। अब ये चेंज हो गया, यहां था N21 फर्स्ट के रेस्पेक्ट में 2 का, अब क्या होगा 2 के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का, यानी N12, या फिर आप इसको लिख सकते हो N1 अपॉन N2, इक्वेशन नंबर सेकेंड, मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर आप ये फर्स्ट और सेकेंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई बाई साइन R1 अपॉन साइन E और इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई N1 अपॉन N2। तो ये तो सब कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, ये आपका साइन R1 से साइन R1 गया, तो साइन I अपॉन साइन E इज इक्वल टू आएगा 1 के, क्योंकि N1 से N1 और N2 से N2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन I इज इक्वल टू साइन E, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये हमें यहां पता चल गया आकर के कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस के, यानी कि ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है, ये जो आपकी इंसिडेंस रे होगी और ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, क्योंकि साइन I साइन E के इक्वल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस के। तो आपका जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल होगी इमरजेंट रे के, किसके, यानी कि आपकी जो इंसिडेंस रे है वो इमरजेंस रे के क्या हो जाएगी, इक्वल। और इनके बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों रेज के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, इसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो ये आ गया आपका बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो हमने यहां भी जो सीखा है, रिफ्रैक्शन के बारे में हमने सीखा है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने देखे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हमने यहां की, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहां समझा है, और उसी के साथ साथ हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब के थ्रू हमने यहां रिफ्रैक्शन की बात की है। ठीक है, आगे इस टॉपिक में अगर हम देखें आगे क्या होगा भाई, आगे आपका आता है बच्चों यहां पे कि स्फेरिकल, जैसे हमारे मिरर थे, तो यहां पे आता है अब रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो अगर हम स्फेरिकल सरफेसेस में बात करते हैं तो यहां आता है हमारा लेंस। क्या आता है प्यारे बच्चों, लेंस आता है। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस यानी कि अगर हम बात करते हैं, यहां ये है हमारा लेंस, क्या कह सकते हैं बेसिकली, लेंस।
लेंस वाला टॉपिक आएगा। तो बेसिकली अगर यहां बात की जाए कि लेंस क्या है बच्चों, लेंस आपका ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि इंक्लोज्ड होता है आपका दो कर्व सरफेसेस से, या फिर हम ये कहें कि इसमें एक सरफेस आपका कर्व होगा और दूसरा सरफेस आपका प्लेन भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन है कि एक सरफेस आपका कर्व जरूर होगा, एटलीस्ट वन सरफेस इज कर्व। आपके जो दो सरफेसेस आएंगे ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपका लेंस, जो कि बाउंड होता है इससे कर्व सरफेसेस, एटलीस्ट उसमें अगर एक सरफेस कर्व है तो एक हो सकता है प्लेन हो, लेकिन ये कंपलसरी है कि एक सरफेस आपका कर्व ही रहेगा। तो इस बिहाफ पे बच्चों लेंस आपके जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका कॉन्वेक्स लेंस और एक आपका आता है कॉनकेव लेंस। कौन सा जी? एक कॉन्वेक्स और दूसरा आपका कॉनकेव। अब अगर हम ये देखें कि कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस कौन सा है, किस टाइप से है, तो आपका एक वो लेंस जो आपका किनारों से क्या हो, कॉर्नर से तो आपका क्या है, थिन है, और मिड से थिक है। ये आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें ये आपका कॉर्नर से क्या होगा, थिन, और मिड से क्या होगा, थिक। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब इस कॉन्वेक्स लेंस के बच्चों दो अदर पार्ट और हैं, क्योंकि यहां अगर आप ये देखें कि ये दोनों सरफेसेस क्या हैं, दोनों सरफेसेस आपके कर्व हैं, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं, तो इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पर अगर एक सरफेस हमारा प्लेन हो, ये एक सरफेस क्या है हमारा, प्लेन है, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर एक सरफेस तो आपका कॉन्वेक्स है ही, अगर आपका दूसरा सरफेस भी क्या हो, कॉनकेव हो, ये तो क्योंकि ये सरफेस आपका कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली इसी टाइप से आप क्या लिख सकते हैं, कॉनकेव को आप देख सकते हैं। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि इसमें आपके जो कॉनकेव लेंस कॉर्नर से तो क्या होगा, थिक होगा, और मिड से थिन होगा। ठीक है, ये आपका, तो क्योंकि इसके दोनों सरफेसेस क्या हैं, कॉनकेव हैं, तो इसको हम कहते हैं बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस। अब इसमें क्या है कि अगर आपका एक सरफेस कॉनकेव है, दूसरा सरफेस आपका अगर प्लेन है, ये क्या है, प्लेन, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉनकेव। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेनो कॉनकेव। यहां अगर आपका ये सरफेस कॉनकेव रहे और दूसरा सरफेस आपका कॉन्वेक्स हो, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेवो। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो अगर आप ये देखते हैं कि बेसिकली अगर हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस क्या है, आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंडेड है टू सरफेसेस से। किससे बाउंडेड है? टू सरफेसेस से, इन विच वन सरफेसेस क्या होगा, विल बी कर्व। ये आपका ये कंपलसरी है कि आपका इन ये जो बाउंड सरफेसेस है इसमें से एक सरफेस आपका क्या होगा, कर्व होगा ही होगा। हो सकता है अदर सरफेस आपका क्या हो, प्लेन हो, लेकिन यहां एक सरफेस आपका कर्व होगा ही होगा।
तो ये है बच्चों हमारा लेंस। अब इस लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है। क्या है लेंस से रिलेटेड? कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि अगर हम बात करें ऑप्टिकल सेंटर की, किसकी बात करें? ऑप्टिकल सेंटर की। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं, एक होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम ये दोनों की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। मान के चलो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर आप ये देखें कि ये कॉन्वेक्स लेंस किसी दो, अगर हम देखें कि कोई हॉलो स्फीयर है, इसका एक पार्ट है, ऐसे ये भी एक स्फीयर का पार्ट होगा, इधर वाला जो सरफेस है, ठीक है। तो ये जो दोनों हॉलो स्फीयर अगर आप लेकर के चल रहे हैं, इनके अगर हम सेंटर्स को आपस में मिला दें एक लाइन से, तो ये दोनों सेंटर्स को जो कट करके जा रही है, ये सेंटर C1, ये सेंटर C2, दोनों सेंटर से जो होकर के जाने वाली लाइन है, इस लाइन को तो हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो हमारा लेंस बना, इस लेंस का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसके बाद आता है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फिर इसमें आती है अपर्चर। लेंस की अपर्चर क्या है? लेंस का वो मैक्सिमम पार्ट है जहां से आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर करे, यानी लेंस का वो मैक्सिमम पार्ट जहां से रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो सके, आपका रिफ्रैक्शन हो जाए लाइट का, उसको हम कहते हैं अपर्चर ऑफ लेंस। क्या कहते हैं? अपर्चर ऑफ लेंस। इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो यहाँ पे आपकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएंगी, R1 और R2, क्योंकि दोनों क्या है आपका ये अलग अलग पार्ट है, तो इसको हम R1 और R2 के टर्म में लेते हैं। जिस टाइप से जो हमारा मिरर है, मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स किस में आते हैं? ये लेंस में आते हैं। तो यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फिर एक आता है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है लेंस में? अगर प्रिंसिपल फोकस की बात करें, प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है कि ये हमारे लेंस हैं, लेंस के पैरेलल आने वाली रेज, पैरेलल आने वाली रेज जिस भी पॉइंट पर आकर के मीट करेंगी, ये पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पे आकर के मिले, या ऐसे रियलाइज हो कि यहां से रे आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब ये कॉन्वेक्स में तो क्या हुआ है, रियलिटी में ये रे क्या हो रही है, मिल रही हैं यहां पे, ठीक है। और अगर कॉनकेव लें, तो कॉनकेव में क्या होगा, ये पैरेलल आने वाली रेज ये क्या करता है, क्योंकि ये आपका जो कॉनकेव लेंस है ये रेज को डाइवर्ज करता है। क्या हुआ, आपकी रेज क्या हो गई, रे ऑफ लाइट क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो ये रे हमें ऐसे लगेगा कि जैसे इस पॉइंट से निकल करके आ रही हैं। ये ऐसे लगेगा कि रे जैसे यहां से निकल करके जा रही हैं, तो ये इसका होगा प्रिंसिपल फोकस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस की जो नेचर होती है वो कन्वर्जिंग नेचर होती है।
और जो हमारा कॉनकेव लेंस है वो रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। इसीलिए कॉनकेव लेंस की जो नेचर होती है वो डाइवर्जिंग नेचर होती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो फोकल होता है, यहाँ लेंस के 2 फोकल्स हैं कि अगर आपकी रे पैरेलल जाए, जाके एक पॉइंट पे मिले, तो ये होता है इसका सेकंड फोकल, इसको F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका होता है कॉनकेव्स का सेकंड, इसको F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके फर्स्ट फोकल क्या होंगे, फर्स्ट फोकल के लिए क्या होता है कि अगर एक पॉइंट से रे जाएं, इस टाइप से, अगर एक पॉइंट से रे जा रही हैं, कि अगर यहां से आपकी रे गई ऐसे, तो ये इस फोकल से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकल F1। अब अगर कॉनकेव में देखें, कॉनकेव में क्या होता है कि आपकी जो रेज है, ये हमें लगता है कि जैसे एक पॉइंट से ये निकल करके आ रही हैं, तो ये आने वाली जो रेज हैं ये क्या हो जाती हैं, पैरेलल, इस टाइप से। तो ये इसका क्या होगा, ये फर्स्ट फोकल होगा कॉनकेव का। किसका होगा बच्चों, फर्स्ट फोकल कॉनकेव का। तो आप देख सकते हैं कि लेंस में आपके 2 फोकल पॉइंट होते हैं, फर्स्ट फोकल पॉइंट और आपका सेकंड फोकल पॉइंट। अब अगर हम इनकी फोकल डिस्टेंस की बात करते हैं, तो लेंस में हमेशा सारी डिस्टेंस जो मेजर होती हैं बच्चों वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकल लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर ओ से सेकंड फोकल पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे सेकंड फोकल डिस्टेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन यहां भी लगभग वही हम लेते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ हम लेते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ होती है बच्चों हमारी नेगेटिव। क्योंकि हम ये लेकर के चलते हैं कि किसी भी लेंस पे जो रे हम इंसिडेंस कराएंगे हमेशा लेफ्ट साइड से कराते हैं। किधर से कराते हैं बच्चों, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट से रेज के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में, और रेज के जो अपोजिट डायरेक्शन पड़ेगी वो हम लेते हैं नेगेटिव में। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली जाती है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव हो, वो हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे बच्चों लेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके जो 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, और एक लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।